स्टूडेंट्स, आज हम विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम विलियम बेंटिंक के सुधारों में प्रशासनिक सुधार और उसके आर्थिक सुधारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति हो या पुलिस व्यवस्था में सुधार हो, लगान संबंधी सुधार हो, आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो या जो तोरा अदालतें थी उसकी समाप्ति हो, और आर्थिक सुधारों में कुछ कर्मचारियों के भत्ते में कमी की गई थी, अनावश्यक अदालतों की कमी की गई थी, कर मुक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया था, और बाद में अफीम के निर्यात पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाता था और कंपनी को फायदा होता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। विलियम बेंटिंक को सामाजिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है और उसके बारे में ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके सामाजिक सुधारों में हम बता सकते हैं कि जिस समय वह विलियम बेंटिंक भारत में आए थे, हमारा समाज अनेक रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं से ग्रस्त था, जकड़ा हुआ था, और ये सब स्थिति देखकर विलियम बेंटिंक यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था कि क्यों न यहाँ पे सुधार किया जाए। और इस कड़ी में सबसे पहले वो सती प्रथा की समाप्ति की और प्रयास करता है। सती प्रथा जो एक सामाजिक बुराई के रूप में हिंदुस्तान में मानी जाती थी, और राजपूतों में सती प्रथा को एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था उस समय, लेकिन उन चीज़ों को मानते नहीं थे कि ये सामाजिक बुराई है। तो विलियम बेंटिंक इसमें सुधार करता है, और चूंकि उस समय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के में राजा राम मोहन राय का पदार्पण भी हो चुका है, तो यहाँ सम्मिलित प्रयासों से सती प्रथा की कहीं न कहीं समाप्ति की जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि सती प्रथा भारतीय समाज का सबसे भीषण रोग माना जाता है, और ये हिंदुओं में काफी पहले से प्रचलित है। सती प्रथा का अगर इतिहास देखते हैं तो 510 ईस्वी में एक ऐरण अभिलेख मिलता है, जिसमें भानुगुप्त, उस समय गुप्त शासक होता था, और गोपराज एक सैनिक था। तो जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। ये इतिहास में पहले सती प्रथा की जानकारी के रूप में माना जाता है। इस प्रथा के अनुसार उच्च वर्ग की हिंदू स्त्री अपने पति के साथ चिता पर जल मरती है, और बहुत सी स्त्रियों को उनकी इच्छा के विपरीत भी जबरदस्ती जलती चिता में झोंककर मार डाला जा जाता है। यद्यपि इस क्रूर एवं अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के कुछ प्रयास पहले भी किए गए थे, तथापि इनका कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला, और बेंटिंक के भारत आगमन के समय तक कुछ प्रबुद्ध भारतीय विचारक भी इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। और ऐसे ही लोगों में बंगाल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने भी अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस व्यवस्था को आम जनता तक झकझोरा। उसी समय बेंटिंक का ध्यान भी इस प्रथा की तरफ गया, और उसने इस प्रथा से संबंध प्रासंगिक तथ्यों को एकत्रित करवाया, और जब देखा कि विद्रोह की संभावना नहीं है, तब दिसंबर 1829 ईस्वी में कानून बनाया और इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो याद रखना है, दिसंबर 1829 में एक कानून के द्वारा इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। सती होना तथा सती होने में सहायता पहुंचाना हत्या करने के समान दंडनीय अपराध माना गया। प्रारंभ में यह कानून सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए ही बना था, परंतु बाद में 1830 ईस्वी में इस नियम को बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया जाता है। विलियम बेंटिंक के इस प्रथा के द्वारा हिंदू समाज एवं हिंदू महिलाओं का कल्याण किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक परिवर्तन किया विलियम बेंटिंक ने। हालांकि राजा राम मोहन राय इस पर काम कर रहा था, जनता को समझा रहा था इसके बारे में, और विलियम बेंटिंक ने भी देखा कि इसमें अगर बंद कर देते हैं तो विद्रोह नहीं होगा, तो उसने भी एक कदम उठाया और 1829 में इसको कानून बनाकर इस प्रथा को सदा के लिए समाप्त
कर दिया। बाद में बताया है कि बंगाल में सबसे पहले लागू होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको बम्बई और मद्रास तक लागू कर दिया गया। सती प्रथा के बाद देखते हैं बाल वध निषेध की कुप्रथा भी उस समय भारतीय समाज में प्रचलित थी और अनेक स्त्रियां अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ाने की मनौतियां मानती थी और उनकी बलि चढ़ा देती थी। राजपूतों में तो कन्या का जन्म ही अपमान का द्योतक माना जाता था, अतः कन्या के जन्म लेते ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए बेंटिंग ने बंगाल रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इस कुप्रथा को बंद कर दिया। तो ये भी एक बाल विवाह अपने आप में बहुत बड़ी बुराई थी कि किसी की मनौती मानने के लिए किसी बच्चे की बलि चढ़ा दे। तो ये एक समाज में बहुत बुरी स्थिति मान सकते थे। उस पर भी विलियम बेंटिंग ने काम किया और अपना एक रेगुलेशन एक्ट बनाकर इसको बंद करवाया। अगला देख सकते हैं नरबलि प्रथा का अंत। नरबलि प्रथा उस समय कुछ क्षेत्र थे जो भारत में वहां पर प्रचलित थी। मुख्यतः ऐसा और जंगली जातियां जहां पर थी वहां पर यह प्रथा बड़े स्तर पे थी और इसमें कुछ नहीं है, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ निरपराध व्यक्ति जिनका कोई दोष नहीं है पकड़कर बलि चढ़ा दिया करते थे। अब देखो, किसी देवता को प्रसन्न करना है और किसी भी जो किसी प्रकार का दोषी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी इनोसेंट व्यक्ति को पकड़ा जाता है और उसको बलि चढ़ा दिया जाता है। इस कानून बनाकर इसको भी विलियम बेंटिंग बंद करवाता है। अगला था ठगी प्रथा का दमन। विलियम बेंटिंग का अगला महत्वपूर्ण कार्य ठगों का दमन करना था। ठग क्या थे ये बता रहे हैं हम आपको कि मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है, पतन कब होता है? 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता जाता है और अंततः बहादुर शाह जफर तक ये कड़ी चलती है और उसका पतन होता है। तो उसके बाद जो फैली अव्यवस्था थी उसका लाभ उठाकर अनेक व्यक्ति इस पेशे में चले जाते हैं, ठगी के पेशे में, और इन लोगों ने मिलकर एक अपना मजबूत दल बना लिया। और ये इनका जो क्षेत्र था वो कार्य क्षेत्र था वो उत्तरी एवं मध्य भारत में। ये लोग बहुत बड़े बड़े ग्रोह में घूमा करते थे, इनका संगठन बहुत मजबूत था। ये पारिभाषिक शब्दों या संकेतों का व्यवहार करते थे, यानी कि इनके खुद के कोडवर्ड्स होते थे और उनमें ही ये लोग बात करते थे। ये काली, दुर्गा एवं भवानी के भक्त थे। शिकार की हत्या कर उसका सिर देवी के चरणों में चढ़ा देते थे। इनके दल के नियम भी बहुत कठोर थे। ये यात्रियों को बहला फुसलाकर उसका सामान ले लेते एवं उनकी हत्या तक कर देते थे। कभी कभी तो दर्जनों व्यक्तियों की हत्या एक साथ कर दी जाती थी। तो कंपनी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी क्योंकि ये गिरोह बड़ा खतरनाक होता जा रहा था। अतः बेंटिंग ने इनके दमन के करने का निश्चय किया और ये जो कार्य था इसका जिम्मा उसने उस समय कर्नल स्लीमैन को सौंपा। स्लीमैन ने ठगों के ठिकानों का पता लगाया और सैनिक कार्रवाई की और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहीं न कहीं विवश कर दिया जाता है। तो बड़ी संख्या में ठगों को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ को प्राण दंड दिए जाते हैं, कुछ को आजीवन कारावास दिए जाती है और उनके बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि बड़े होने पर वे इस पेशे में संलग्न नहीं हो। तो एक सुधार भी उनके बच्चों के बारे में यहाँ किया जाता है। विलियम बेंटिंग इस कठोर कदम से 1837 ईस्वी तक संगठित तौर पर काम करने वाले ठगों के गिरोह का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो ठगी प्रथा का अंत, जिसका श्रेय विलियम बेंटिंग के मार्फत कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है, जो बहुत बड़ी समस्या थी उत्तर और मध्य भारत में, तो उसका 1837 ईस्वी में पूरी तरह से अंत होता है। अगला देख सकते हैं कि दास प्रथा का अंत। भारत में दास प्रथा भी प्राचीन काल से प्रचलित थी क्योंकि दासों की खरीद बिक्री होती थी खूब और उनसे जानवरों की तरह व्यवहार भी किया जाता था। विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में कानून बनाया और दास प्रथा को भी समाप्त किया। दास प्रथा मुख्यतः हम जानते हैं गुलामों की जिंदगी उन्होंने जी है प्राचीन काल से और उसके भी बाजार लगते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे और उनका व्यवहार, क्योंकि उनको फ्रीडम तो था नहीं, तो जानवरों की तरह व्यवहार उनके साथ होता था और इस प्रथा को भी
विलियम बेंटिंक खत्म करता है। धर्म परिवर्तन संबंधी नियम। हिंदू धर्म के अनुसार अपना धर्म छोड़ने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। अतः कोई भी हिंदू आसानी से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता था। बेंटिंक ने कानून द्वारा धर्म परिवर्तन की सुविधा प्राप्त कर दी और बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता था तो नए कानून के अनुसार उसे उसकी पति से वंचित नहीं किया जा सकता, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना है हमें। बेंटिंक के इस कार्य से ईसाई धर्म के प्रचार में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ दो फायदे होते हैं। बेंटिंक धर्म परिवर्तन के जो नियम बनाता है, तो जो पहले हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकते थे पैतृक संपत्ति के कारण, अब कानून बनाया कि अगर कोई छोड़ता है तो उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी। और इस कार्य से एक बहुत बड़ा परिवर्तन मिला कि हिंदू धर्म से लोग ईसाई धर्म में जाने लगे। आगे देखते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधार। इन सब सामाजिक बुराइयों के बाद, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, बाल वध निषेध प्रथा हो, नर बलि की प्रथा का अंत किया हो या दास प्रथा का अंत किया हो, उसके बाद देखते हैं कि शिक्षा संबंधी सुधार में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अभी तक देखते हैं कि राज्य की तरफ से शिक्षा की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की जाती थी और शैक्षणिक संस्थाएं व्यक्तिगत या सार्वजनिक अनुदान से चला करती थी। राज्य की शिक्षा संबंधी कोई निश्चित नीति भी नहीं थी और बेंटिंक ये बात अच्छी तरह से समझता था कि सामाजिक सुधारों का सबसे प्रबल मार्ग जनता को शिक्षित करना ही हो सकता है। अतः उसने शिक्षा के प्रसार की तरफ आवश्यक कदम उठाए और शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम को लेकर काफी मतभेद था और बेंटिंक ने इसके लिए एक सार्वजनिक शिक्षा समिति गठित की। इसके सदस्यों में विल्सन और प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे तथा ट्रेवलियन और राजा राम मोहन राय आंग्ल शिक्षा के पक्षपाती थे। जो समिति गठित की जाती है सार्वजनिक शिक्षा की, उसमें दो दल बनते हैं। तो उसमें प्राच्य यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक विल्सन और प्रिंसिप थे और ट्रेवलियन और राजा राम मोहन राय आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा, प्राचीन शिक्षा जो यहाँ की थी, उसके समर्थक विल्सन थे। और इस समिति के अध्यक्ष मेकाले को बनाया गया और उनका झुकाव आंग्ल शिक्षा की तरफ ही था। उसने 2 फरवरी 1835 ईस्वी के अपने स्मरण पत्र में प्राच्य शिक्षा की खिल्ली उड़ाई, यानी कि जो प्राचीन यहाँ की शिक्षा थी उसकी खिल्ली उड़ाता है एवं अपनी योजना प्रस्तुत करता है और जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। मैकाले का ये उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को कम वेतन पर कंपनी की छोटी नौकरी प्रदान की जाए तथा उन्हें पाश्चात्य सभ्यता एवं का समर्थक बनाया जाए। इससे कंपनी को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। विलियम बेंटिंक ने मैकाले की योजना को स्वीकार कर लिया और एक उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी को बना दिया गया। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को सरकारी अनुदान दिया गया। सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई राज्य के द्वारा, लेकिन किनको? जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम के स्कूल थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल खोले गए एवं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई। इसे भारतीय पाश्चात्य ज्ञान के संपर्क में यहाँ पर आते हैं। तो पहली बार कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज अगर कभी पूछा जाए तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिंक के समय ही खोला जाता है। अनेक कुछ जनहितोपयोगी कार्य भी इसने की जनता के लिए, जैसे सिंचाई की सुविधाओं के लिए नहरों का निर्माण करवाता है, कुछ सड़कों की मरम्मत का काम करवाता है, दिल्ली से मुंबई मार्ग के निर्माण का कार्य भी वह प्रारंभ करता है और नए प्रकार के सिक्के भी चलाता है। अब सिक्कों पर मुगल बादशाहों की जगह इंग्लैंड के राजा की आकृति खुदवाई जाती है। तो ये कुछ और छोटे मोटे काम करवाता है। कुछ वैधानिक सुधारों के बारे में चर्चा करते हैं कि विलियम बेंटिंक के समय महत्वपूर्ण वैधानिक सुधार भी हुए थे। 1833 का जो चार्टर एक्ट पास यहाँ होता है और इस एक्ट के द्वारा महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति फिर मिल जाती है
बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक परिवर्तन यहाँ पे होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अब बंगाल का नहीं होकर वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा है। वो तो भारत का पहला गवर्नर जनरल हम किसको यहाँ मानेंगे? विलियम बेंटिंग को मानेंगे। ये याद रखना, आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। वारेन हेस्टिंग्स था, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, और विलियम बेंटिंग है, उसको भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। वो पहला गवर्नर किसको मानेंगे? लॉर्ड क्लाइव को। आगरा की नई प्रेसिडेंसी बनाई गई और अंग्रेज व्यापारियों एवं धर्म सुधारकों को पूरे भारत में बसने की आज़ादियाँ मिलती है। गवर्नर जनरल की सहायक समिति के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी जाती है। चौथे सदस्य को विधि सदस्य की उपाधि मिलती है और इस पद पर डेफिनेटली मैकाले को नियुक्त किया जाता है, जिसने आंग्ल शिक्षा का प्रसार किया था। प्रेसिडेंसी के गवर्नर से कानून बनाने का अधिकार भी ले लिया गया और चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार यहाँ समाप्त हो जाता है और भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, यहाँ पे वैधानिक परिवर्तन जो हम 1833 का एक्ट पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा हमें यहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नर जनरल की सहायक समिति में चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले जो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, उसको किया जाता है, और 20 वर्षों की व्यापार के लिए अनुमति मिलती है और भारत का पहला गवर्नर जनरल मिलता है विलियम बेंटिंग के रूप में। आगे देखते हैं कि समाचार को पत्रों के प्रति भी बेंटिंग काफ़ी उदार विचार रखता था, इसलिए उसने असंतोष से रक्षा का भी द्वार भी माना। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का वह हिमायती था, लेकिन प्रेस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर सकता था उस समय, जो परिस्थितियाँ थी उस समय के हिसाब से। तो ये सब थे विलियम बेंटिंग के सामाजिक सुधार, जो एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में भारत की उसको माना जाता है। सामाजिक सुधारों में अगर नाम आता है किसी गवर्नर जनरल का, तो वो विलियम बेंटिंग ही आता है। अब देखते हैं कि विलियम बेंटिंग के क्या मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल लगभग 7 साल रहा। संभवतः भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल था जिसने ये महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सिर्फ शक्ति पर ही आधारित नहीं होती है, बल्कि उसको जन समर्थन पर भी आश्रित होना चाहिए। इसलिए उसने भारतीयों के कल्याण के लिए भी कुछ सुधार किए और उसके ही प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज अनेक रूढ़िगत परंपराओं से मुक्त होकर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आता है। बेंटिंग के उपयुक्त कार्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उसने अंग्रेजी साम्राज्य के हितों की रक्षा करते हुए भारतीयों के उत्थान का भी प्रयास किया। कंपनियों को अनावश्यक युद्धों, अपव्यय से मुक्त कर प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगठित कर उसने कंपनी की स्थिति भी सुदृढ़ की और इस प्रकार हिंदू समाज में व्याप्त सती प्रथा, नरबली, बाल हत्या, दास प्रथा इत्यादि को बंद कर ठगों का दमन किया और उसने जनता को सुख एवं शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए मौका दिया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय को भी लाभ होता है, वो एक अलग बात है कि मैकाले का उद्देश्य क्या था, किस प्रकार वो एक बाबू बनाना चाहते थे भारतीयों को और उसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन भारतीयों को भी कहीं न कहीं पाश्चात्य ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे होती है भाषा के माध्यम से। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विलियम बेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पे करता है। तो आज विलियम बेंटिंग का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, तो जिसके हम प्रशासनिक सुधार पढ़ चुके हैं, आर्थिक सुधार पढ़ चुके हैं और आज हम सामाजिक सुधार भी इसके पढ़ चुके हैं, जो बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन विलियम बेंटिंग यहाँ पे करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ओला और जो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल है वो भारतीय गवर्नर जनरल के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और भारतीयों के हित में उसने काफ़ी काम भी यहाँ किया है।